curious minds, welcome to Nerdy Niche. The place we are learning is fun, fast and a little bit nerdy. Make sure you hit the subscribe button and ring the bell icon क्योंकि हर लेक्चर में आपको मिलेंगे cool facts, practice worksheets and the things you didn't know you needed to know. So let's get into it. In today's lecture we are going to discuss about refraction. पिछले 4 लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया हुआ है. अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स मिस करे हैं तो मेक श्योर आप उन्हें जरूर देखें. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? किसी को रिफ्लेक्शन याद है? रिफ्लेक्शन में क्या था? रिफ्लेक्शन में हम एक कोई भी सरफेस लेते हैं, है ना, कोई भी ऑपिक सरफेस लेते हैं. ऑपिक सरफेस क्या होती है? किसी को याद है ऑपिक? ऑपिक मतलब होता है कि ऐसी सरफेस जो लाइट को अपने आप से आर पार ना होने दे, ठीक है, पास थ्रू ना होने दे, उसे अपन ऑपिक कहते हैं. पर जैसे मान लीजिए मेरे पास ये ऑपिक सरफेस है, इस पर अगर कोई लाइट की रे पड़ी, ठीक है, सनलाइट पड़ी, तो ये क्या होगा? वैसे के वैसे बाउंस हो जाएगी. इस बाउंसिंग को हम क्या कहते हैं? इस बाउंसिंग को हम क्या कहते हैं? इसी बाउंसिंग को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, है ना. क्या कहते हैं इसको हम? रिफ्लेक्शन कहते हैं. अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये रिफ्रैक्शन से डिफरेंट कैसे होता है? ये नहीं कहेगा कोई कि मैम देखिए इन दोनों की स्पेलिंग में क्या अंतर है, एक में LE है, एक में RA है, तो ये डिफरेंट हो गया. नहीं भाई, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट. मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से अगर मैं किसी लाइट को पास थ्रू करवाऊंगी तो उस समय पे वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट आपकी बाउंस बैक नहीं होगी, है ना. उस समय वहां पर क्या होगी? बेंडिंग ऑफ लाइट होगी. इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं. पर ये बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगी? जब कभी भी मीडियम चेंज होगा. जैसे ये मेरी एयर है ना, दिस इज एयर, और ये क्या रखा हुआ है? वाटर. करेक्ट. एयर से वाटर के आने पर यहां पर एक चेंज इन मीडियम आया है. आया है, देखिए आप, ये चेंज इन मीडियम दिख रहा है ना. इस चेंज इन मीडियम, ये फेज जहां पर चेंज हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं हमारा मीडियम चेंज. यानी कि एयर से वाटर के बीच में क्या आ रहा है? बीच में चेंज आ रहा है. जब कभी भी मीडियम बदलता है तो उस समय पर वहां लाइट की बेंडिंग होने की टेंडेंसी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी वहां पर लाइट बेंड कर जाती है. सो इफ देयर इज अ मीडियम चेंज, देयर इज बेंडिंग ऑफ लाइट. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस, ठीक है, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को किसी भी इंटरफेस पर, इंटरफेस यानी जब भी फेज चेंज हो रहा है, यानी कि मीडियम चेंज हो रहा है, ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. देखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट एट एनी इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, दो डिफरेंट मीडियम के इंटरफेस पर, यानी कि बीच में जहां पर फेज चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ लाइट in medium is more, then medium is called optical rarer. ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको बता रही हूँ. जैसे मान लीजिए ये वाटर है, वाटर में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? लिटिल बिट क्लोजर, ये सबको पता है कैसे होते हैं, लिटिल बिट क्लोजर. और एयर में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? थोड़े फार अपार्ट होते हैं, है ना. फार है, बिल्कुल है. तो जैसे मान लीजिए मैं ट्रैफिक में अगर ड्राइव करने जाऊंगी तो ट्रैफिक में मेरी गाड़ी जल्दी चलेगी या खाली रोड पे जल्दी चलेगी? ऑब्वियस सी बात है, खाली रोड पे जल्दी चलेगी. सिमिलरली लाइट ट्रैवल ऐसे मीडियम में जल्दी करेगी जहां पर क्या वील से मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम हो, है ना. मॉलिक्यूल्स क्या कैसे हो? कम डेंस हो, कम पास पास में हो. और जहां पर बहुत पास होंगे वहां पे उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो यही वहां यहाँ पे वो समझा रहे हैं. द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज मोर, ऐसे मीडियम में ज्यादा होती है, देन एनी मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयरर. जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं. कैसा मीडियम कहते हैं? रेयरर. रेयरर, रेयर क्या होता है? बहुत मुश्किल से मिलने वाला, जहां पे मॉलिक्यूल्स बहुत मुश्किल से मिले, वो रेयरर मीडियम है. इससे आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और एग्जाम्पल के तौर पर एयर और वैक्यूम आर मोर ऑप्टिकल रेयरर्स, ठीक है. ये कम, मतलब हम बोलेंगे इनमें बहुत कम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इस वजह से ये रेयरर मीडियम्स हैं.
ओके। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस, ठीक है, ऐसे मीडियम में कम होगी, उनको हम कहेंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है, इन्हें हम कैसे कहेंगे, डेंसर। तो एयर इज माई रेयर मीडियम एंड वाटर इज माई डेंसर मीडियम। एग्जाम्पल, ग्लास इज मोर डेंसर देन एयर, ग्लास एयर से ज्यादा डेंस है। अगर मैं वाटर और ग्लास में पूछूं, वाटर में और ग्लास में पूछूं, तो वाटर इज रेयर एंड ग्लास इज डेंसर, है ना। इन दोनों के कंपैरिजन में वाटर रेयरर हो गया और ग्लास कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि ठीक है, कि रेयरर मीडियम कौन सा होता है और डेंसर मीडियम कौन सा होता है। डेंस तो आप समझ जाओगे, जो डेंस है यानी कि वो डेंसर मीडियम है। जैसे ग्लास बहुत डेंस होता है, वाटर बहुत डेंस होता है, एयर कम डेंस होती है, तो उसको कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे जब बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट जब कभी भी होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लीजिए मैं दो मीडियम मेरे क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने दो मीडियम क्रिएट कर लिए, ठीक है, एक ऊपर वाला मीडियम है, एक नीचे वाला मीडियम है। ऊपर वाला मीडियम में क्या ले लूँ, चलो यहाँ पे मैं एयर ले रही, ठीक है, और नीचे वाला मीडियम क्या ले लूँ, ग्लास ले रहा है, ठीक है, दो मीडियम ले ली, एक एयर ले लिया, एक ग्लास ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब दो मीडियम रहेंगे तो उनमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये अमाउंट होता है कि कितनी लाइट बेंड करेगी। जैसे मान लीजिए मेरे कोई लाइट की रे है, वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी एयर से ग्लास तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको जाना स्ट्रेट चाहिए था, पर अब ये डिफरेंटली जाएगी, ये बेंड होगी। तो बेंड होने पर, ठीक है, ये कितनी बेंड होगी, किस तरफ बेंड होगी, ये कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट और एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग टू अनदर मीडियम। ये दो तरीके का होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव वाला, और एक होता है एब्सोल्यूट वाला। रिलेटिव यानी जब हम दो मीडियम को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो मीडियम को हम क्या कर रहे हैं, रिलेट करके पढ़ रहे हैं कि मीडियम वन और मीडियम टू। एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट हम करते हैं एयर से कंपेयर, ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे हम वहां पे, एयर से। एब्सोल्यूट में कंपैरिजन हमेशा एयर से होता है, किससे होता है, एयर से। और रिलेटिव में दो मीडियम होते हैं, मीडियम वन होता है और मीडियम टू होता है, इन दोनों का आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। पर एब्सोल्यूट में एक मीडियम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एयर, और दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो वहां पर ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती है। रिलेटिव में हम दो को रिलेट करके पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट में हमें पता है कि एक ऑलरेडी हमारे पास एयर है, ठीक है, उसको अपन रिलेटिव और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, एक मीडियम का दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसे कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर इज relative that is index that relative refractive index, इसमें हम क्या करेंगे, मीडियम वन और मीडियम टू में आपस में वेलोसिटी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मीडियम वन और मीडियम टू को हम कंपेयर कर देंगे। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ईयर, ईयर में देख रहे हो, और दूसरा क्या हो रही है, दूसरा इन मीडियम, दूसरा इन मीडियम। तो पहला किस में दिख रहा है, पहला दिख रहा है आपको मीडियम ये ईयर में, और दूसरा दिख रहा है आपको दूसरे मीडियम में, ठीक। ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, ग्लास, वाटर, एनी अदर मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर आपका एक चीज कांस्टेंट रहेगा, दैट इज एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वैक्यूम में, ठीक है, एयर में नहीं बोला ये, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है।
अच्छा, रिफ्रैक्शन होगा कैसा? मान लीजिए मेरा, अगर मैं दो मीडियम में देखूं, तो दो मीडियम मुझे पता कैसे चलेगा कि ग्लास में लाइट किस तरफ बेंड होगी या वाटर में लाइट किस तरफ बेंड होगी? ये भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा डायग्राम, है ना। चलिए एक अपन डायग्राम इधर पे देख लेते हैं, आपको बता दूं ये कैसे होने वाला है कुछ चीजें, ठीक है। सपोज एक स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, है ना, ये बेटर है। गुड। सपोज मानिए यहाँ पर मैं एक अपना मीडियम बना लेती हूँ, ठीक है। सपोज करते हैं एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप बना लेती हूँ मैं, ठीक है। इससे अब मेरी लाइट क्या होगी? पास होगी। इसको मैं मान लेती हूँ ग्लास। क्या माना इसको मैंने? ग्लास, ठीक है, ये मेरा ग्लास है। यहाँ से अब मेरी रे ऑफ लाइट आनी स्टार्ट होगी। यहाँ से मान लीजिए सपोज ये एयर है मेरी, तो मीडियम 1 और मीडियम 2 हो गया मेरे पास में। अब एयर से ग्लास में लाइट आई, ठीक है, आई ना। तो मेरी लाइट कैसी जानी चाहिए? स्ट्रेट जानी चाहिए। पर ये स्ट्रेट नहीं जाएगी, ये स्ट्रेट नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। कैसी है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मेरी रे ऑफ लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये कैसी जाएगी देन? यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक नॉर्मल लाइन। नॉर्मल सबको याद है, नॉर्मल कौन सी लाइन होती है? जो 90 डिग्री पे बनती है ना, जो 90 डिग्री पे बनती है उसको मैं क्या कहती हूँ? मेरी नॉर्मल लाइन कहती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ करी, इट इज लाइन एन, ठीक। तो इस लाइन से अगर मेरी कोई भी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, ये कौन सा मीडियम है मेरा? रेयरर है। एयर यानी कौन सा मीडियम होता है? रेयरर मीडियम, कम डेंस है। और ग्लास कौन सा मीडियम है मेरा? डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से अगर डेंसर जाएगी तो उस समय लाइट अंदर की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। दैट मीन्स जानी ऐसी थी पर जाएगी वो ऐसी। कैसी? ऐसी। समझ में आया? ऐसी चली गई मेरी रे ऑफ लाइट। तो इस समय यहाँ पर एंगल ज्यादा है, यहाँ पर एंगल कम है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा दूसरा नॉर्मल जो है वो यहाँ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। मेरा दूसरा नॉर्मल यहाँ ऐसा ड्रॉ हो रहा है। अब कहाँ पर होगी मेरी रे ऑफ लाइट? जाएगी, है ना। तो इस कंडीशन में भी अब देख रहे हैं हम, डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है रे? रेयरर मीडियम में जा रही है। तो अब ये जो पास की तरफ जाना चाहिए था लाइट को, ये जाएगी दूर की तरफ। दैट मीन्स जैसी आ रही थी वैसे ही ये चली जाएगी, ठीक है। सपोज ये ऐसी, ठीक है। तो यहाँ एंगल कम था और यहाँ एंगल कैसा है? ज्यादा। बट आप ये चीज नोटिस करोगे कि ये जो लाइट ऐसी जानी चाहिए थी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल, ठीक है। बेंडिंग हुई है बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, ठीक है, इफ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर से कहाँ गई है? डेंसर मीडियम में गई है, तो रिफ्रैक्शन कैसा होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। और वही अगर, जैसे इसको क्या कहेंगे हम? टुवर्ड्स नॉर्मल कहेंगे, टुवर्ड्स एन, ठीक। और अगर रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम से रेयरर में गई है तो दैट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसी होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे नॉर्मल, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ
अब हम देखते हैं टर्म टेम्पो हमारा, कि हमें क्या क्या टर्म्स यहाँ देखने मिलेंगी। जैसे इंसिडेंट रे है, ये हमने वहां पे भी देखी थी। इंसिडेंट रे में हमने क्या पढ़ा था, इंसिडेंट रे में हमने पढ़ा था कि इट इज कमिंग रे इन द रिफ्लेक्टिव सरफेस, वहां पे रिफ्लेक्शन में आ रही थी, यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस में आ रही है, तो रे ऑफ इंसिडेंस आपकी कॉमन हो गई। ठीक है, रे ऑफ इंसिडेंस आपको वहां पर भी थी, आपको यहाँ पर भी है, ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि जो रे बेंड हो, जैसे ये इंसिडेंट रे आई, अब जो रे बेंड होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, जो रिफ्रैक्शन फेस कर रही है, तो यहाँ पर ये रे कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रे ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और वही जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहलाता है, जो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये मीडियम 1 एंड मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, दे आर लिटिल बिट सिमिलर। ठीक है, पहला तो सेम है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट अ सेम प्लेन, ये तीनों सेम प्लेन पर लाई करेंगे। देखो ये सेम प्लेन दिख रहा है, सेम प्लेन पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों चीजें सेम प्लेन पर लाई करेंगी। दूसरी चीज होती है दैट इज रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ये θ1 है, ठीक है, या हम ले लेंगे साइन आई। ओके, सपोज करो कि ये एंगल है, इस एंगल को मैं मान रही हूं एंगल आई और इस एंगल को मैं मान रही हूं एंगल आर, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्शन के कांस्टेंट के इक्वल होता है। दैट इज यहाँ पर अगर रेशियो लोगे दोनों ही साइन का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों का साइन अगर आप लोगे तो एक कांस्टेंट क्रिएट होगा, उस कांस्टेंट को हम लेते हैं म्यू। ठीक है, क्या लेते हैं, म्यू। ओके, तो दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यही लॉ है स्नेल्स लॉ, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ ही स्नेल्स लॉ कहलाता है। अंडरस्टूड, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहां हमें ये चीज समझ में आ गई कि स्नेल्स लॉ क्या है। स्नेल्स लॉ के अलावा यहाँ पर हम कुछ और टर्म्स को भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, एब्सोल्यूट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बताया था आपको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में करते हैं या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं, दोनों ही रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हम एयर के या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक होता है नॉर्मल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, एक होता है क्रिटिकल रिफ्रैक्शन और एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आपको तीनों के डायग्राम देखने मिलेंगे। ठीक है, देखो नॉर्मल, जैसे मेरा एयर है और वाटर है, नॉर्मल में क्या हुआ, नॉर्मल रे ऑफ लाइट आई और वो नॉर्मल क्या हो गई, हमारी बाहर निकल गई। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही मेरी रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ गई तो वो किसी एंगल से डेविएट होकर थोड़े बड़े एंगल से बाहर निकल गई। पर अगर मेरा एंगल अंदर ही इतना बढ़ जाए कि उसको यहाँ सरफेस के अलोंग रिफ्रैक्ट होना पड़े, यानी इतना एंगल हो कि अब बढ़ते बढ़ते वो सरफेस के बराबर रिफ्रैक्शन में आ जाए। देखो यहाँ से तो जैसे ये मेरा रिफ्रैक्टिव, अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल है वो बहुत स्मॉल है और यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो बहुत लार्ज होगा। पर यहाँ का एंगल अगर ऑलरेडी लार्ज है तो ये अलोंग द सरफेस अगर रिफ्रैक्ट करी रे
तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हुआ वो सरफेस के अलॉन्ग हुआ, यानी 90 डिग्री बन गया, समझे। तो जब 90 डिग्री बनता है तो उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और बढ़ा दिया हमने, तो ये अंदर ही की तरफ रिफ्रैक्ट हो गया, यानी कि बाउंसिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, बाउंसिंग हो गई। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी यहाँ पर इंटरनल ही रिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा, क्रिएट हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो गई। ये चीजें एक्चुअली होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको, एक क्रिटिकल एंगल था, वाटर से हमने लाइट बाहर निकाली, लेजर लाइट बाहर जाने की जगह इंटरनली ही क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। देखिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बन रहा है ना, ठीक है, ये नॉर्मल रे है, तो यहाँ से हमारी रे क्या हो गई, वापस से सेम जगह रिफ्लेक्ट हो गई। व्हेन द लाइट goes from denser to a rarer medium, it bends away from normal. The angle at which the incident ray causes the refracted ray to go along the surface of the two media parallelly is called the critical angle. उसी को हम critical angle कहते हैं, यानी parallelly वो चली जाती है। When the incident angle is greater than the critical angle, it refracts inside the denser medium. Instead of refracting, this phenomena is called total internal reflection. इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, मिराजेस जो क्रिएट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, एंड ऑप्टिकल फाइबर्स में भी ये चीज यूज होती है, ठीक है। लेंसेज कितने तरीके के होते हैं। अब अगर रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन हमारे सरफेसेस से होता है, और सरफेसेस कौन सी होगी, ग्लासेस या वाटर। तो ग्लास से हम लेंस बनाते हैं। लेंस भी हमारे दो तरीके के होते हैं, ये दोनों ही स्फेरिकल लेंस होंगे, और इन दोनों स्फेरिकल लेंसेस में हम देखेंगे क्या, सबसे पहला है हमारा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉनकेव है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स है, ये हमारा कॉनकेव है। ये स्फेरिकल लेंसेस दो ग्लासेस को मिलाकर बनते हैं, ठीक है। The refraction at curved surface, when light is incident on a curved surface and passes through, the law of refraction still holds true. For example, lenses, वहाँ पे भी अप्लाई होता है। Spherical lenses are lenses formed by binding two spherical transparent surface together. Spherical lenses formed by binding two spherical surface bulging towards are known as convex lens, while the spherical lens formed by binding two spherical surface such that their curved surface are inwards, they are called concave lenses, ठीक है। वो concave lenses होते हैं। ये convex and concave हमें समझ में आया। इन लेंसेज में अब हमें क्या क्या टर्म देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहली टर्म है हमारे पास कॉनकेव लेंस, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दैट इज कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या है, हमारी कन्वर्जिंग होती है, जो लाइट को कन्वर्ज करती है। यहाँ पे देखो कन्वर्ज हो रहा है ना, सारी लाइट एक जगह फोकस पे आ रही है, तो इसे हम कन्वर्जिंग कहते हैं। और जो दूसरा लेंस होता है लाइक दिस, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉनकेव, ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, देन रेडियाई ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। देखिए ये ऑप्टिक सेंटर है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का और प्रिंसिपल एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। ये हमारा फोकस 1 पॉइंट है, ये हमारा फोकस 2 पॉइंट है। ये फोकस 1 इस सरफेस के लिए है, जैसे मान लीजिए मैं रेड से इसको डिनोट कर देती हूँ। फोकस 1 जो है वो इस सरफेस का फोकस है, और फोकस 2 जो है, ठीक है, वो ब्लू से नोट किया मैंने। फोकस 2 जो है वो इस सरफेस का क्या है, फोकस है, ठीक है। 2F1 यानी इस फोकस का डबल कर दिया है, यानी हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। और ये 2 फोकस 2 है, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ 2 है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द लाइन विच इज जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये सारी टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज रीड इट वंस, ठीक है। स्फेरिकल रे फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या क्या रूल्स होते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पर एक ही लेंस बना रही हूँ, पर ये दोनों जगह के लिए अप्लाई होता है, ठीक है।
सपोज कीजिए मेरा लेंस है, ठीक है, इतना गंदा बनाया है बट आप माइंड नहीं करना, ओके, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए। ये मेरा ऑप्टिक सेंटर है। तो सपोज करिए यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी तो वो फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। मेरी लाइन, हाँ ये रही, ये फोकस से निकलेंगी। जितनी भी लाइन आएंगी पैरेलल होंगी वो सारी किससे निकलेंगी? वो सारी फोकस से निकलेंगी, ठीक है। कहाँ से निकलेंगी? फोकस से, ठीक। और अगर कोई लाइट फोकस से निकलती है तो वो कैसी होगी? जैसे मान लो यहाँ से कोई मेरी लाइट फोकस से निकल रही है, फोकस सपोज यहाँ से ये मेरा फोकस पॉइंट है, इससे कोई रे ऑफ लाइट निकल रही है तो वो कैसी जाएगी? वो पैरेलल जाएगी। कैसी जाएगी? पैरेलल, ठीक है। तो फोकस अगर पैरेलल है तो फोकस से, और फोकस से निकल रही है तो पैरेलल, ठीक है। और ऑप्टिक सेंटर में वही चीज होगी कि ऑप्टिक सेंटर से जो रे ऑफ लाइट निकली वो कैसी होगी? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से बाहर निकल जाएगी। कैसी निकलेगी? स्ट्रेट फॉरवर्ड वहां से बाहर निकल जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसी हो रही है? यहाँ से सीधी की सीधी निकल जाएगी। ये आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the second focus of the lens. Incident ray passes through the optic center, goes to lens undeviated, ठीक है। और इंसिडेंट रे passes through the principal focus of the lens or directed towards it become parallel to the principal axis. यही 3 रूल है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। अगर किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है तो यू मे प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप लर्निंग, हैव फन, हैव अ ग्रेट डे अहेड।